नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पर्सनल फिनेंस लेकर बात करेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं और कैसे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस रिटायरमेंट फंड को बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम में से ऐसा बहुत लोग होगा जो रिटायरमेंट प्लानिंग मिड एज से स्टार्ट कर रहा है, मे बी 35 या 40 इयर्स एज के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक फंड बनाने के लिए। पर ये रिटायरमेंट फंड या ये जो कॉर्पस बनाने का हम लोग सोचते हैं एट द मिड एज, पर हम लोगों को प्लानिंग स्टार्ट करना पड़ेगा जब आपको पहला तनख्वाह मिला तब से। द रीजन इज जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा रिटायरमेंट फंड बना सकते हो आप, उतना ज़्यादा अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट लेना है, पर कैसे? आपके पास एक फंड होना चाहिए ना। तो ये फंड बनाने के लिए यू हैव टू क्रिएट सम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स। तो वो आपका मार्केट पे होगा, कुछ आपका अदर एसेट क्लासेस पे होगा। तो पहले क्या होता था, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स वे आर इन्वेस्टिंग इन बैंक एफडीज, पर अभी ये सिचुएशन चेंज हुआ है। बहुत सारे लोग SIP कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। इवन म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो जनरेटिंग 15 to 20% काइंड ऑफ CAGR सिंस लास्ट 3 to 5 years। तो आपके पास अभी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक नया एसेट क्लास है जहां पे आप SIP कर सकते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसके साथ अदर्स एसेट क्लास का भी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे एसेट क्लासेस है इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि आप लैंड एंड बिल्डिंग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप FD पे डिपॉजिट बना सकते हैं, उधर पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। ऐसे ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, या आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल फंडा है। आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आपका 60% ऑफ योर नेट वर्थ स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका नेट वर्थ है 1 करोड़, तो आपको क्या करना चाहिए, 60 लाख का म्यूचुअल फंड पे या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे मार्केट लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि इधर पे आपको रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलेगा। जैसे पहले डिस्कस किए कि ये इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग स्टार्ट होना चाहिए जब आपको पहला सैलरी मिला, कि कितना रिटायरमेंट कॉर्पस आप बनाना चाहते हो, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, कितना साल तक बनाना चाहते हो वो, और उसके साथ आप कब रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तो उसके लिए अर्ली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। अभी देखिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, थोड़ा आप सोचिए कि आपका खर्चा कितना है अभी इस वक्त। ओनली योर एक्सपेंसेस, नॉट योर इन्वेस्टमेंट, लोन्स का पैसा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपका खर्चा कितना चल रहा है, कितना पैसा लगता है हर महीना। लेट्स एज्यूम कि आपको 50,000 रुपीज़ हर महीना आपका खर्चा में लगता है। आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, आपका इन्वेस्टमेंट्स, आपका लोन्स, ये सब कैलकुलेशन पे ना लेकर, तो वो अमाउंट, वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी जाके आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बनेगा। ये रहा पहला रूल। और नंबर 2, थोड़ा देर पहले आपको बोला कि आपका जितना फंड बन रहा है उसका 60% आपको इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रिटर्न जनरेट नहीं होगा। आपका इन्फ्लेशन बीट करना टारगेट है, ठीक है? तो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए स्टॉक मार्केट से अच्छा और कोई भी एसेट क्लास नहीं है। बहुत सारे लोग शायद ऐसा बोलेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, बट द फैक्ट इज डिफरेंट। आपका लैंड एंड बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट तभी यूजफुल है जब ये आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रहने के लिए घर चाहिए, तो अपनी ज़रूरत के लिए आप अपना घर बनाएंगे, तो वो अलग बात है। पर आप जब सेकेंड होम लेंगे, जब आप सेकेंड टाइम कोई बिल्डिंग या कोई फ्लैट ओन करेंगे, दैट टाइम जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स आपका लिक्विड नहीं है, जब आपको ज़रूरत होगा दैट टाइम आपको शायद सही दाम नहीं मिलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग का जो प्राइस एप्रिसिएशन होते हैं वो भी डिपेंड करता है बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर। तो जब आप लैंड एंड बिल्डिंग पे सेकेंड टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट टाइम आई थिंक यू शुड थिंक ट्वाइस। तो आइए अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना अमाउंट का रिटायरमेंट कॉर्पस होना ही चाहिए। रिटायरमेंट कॉर्पस का अमाउंट वो ही होना चाहिए जो आपका एनुअल एक्सपेंसेस का 35 to 40 टाइम्स है।
लेट्स से आपका मंथली एक्सपेंसेस है 50,000 रुपीज, तो एनुअल एक्सपेंसेस कितना हुआ 6 लाख। तो 6 लाख का 40 टाइम्स मतलब 2.4 करोड़ मिनिमम अमाउंट होना चाहिए आपका रिटायरमेंट कॉर्पस, देन ओनली आपका मिनिमम एक्सपेंसेस कंटिन्यू हो पाएगा आफ्टर रिटायरमेंट। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जो इन्फ्लेशन अभी है वो आपका पैसे का परचेजिंग पावर घटा रहा है और ये होता रहेगा। जितना आगे टाइम आएगा इन्फ्लेशन आपके पैसे का परचेसिंग पावर घटाएगा। तो इसके लिए यू मस्ट हैव एटलीस्ट 35 to 40 times of your annual expenses in your pocket as retirement fund। ये है पहला चीज और ये मिनिमम अमाउंट है, ये हमेशा सोच कर रखिए कि इस अमाउंट से नीचे अगर होगा ना दैट टाइम आपको थोड़ा परेशानी झेलना पड़ेगा। नंबर 2, पर्सनली आई नेवर चूज टू इन्वेस्ट इन लैंड एंड बिल्डिंग क्योंकि वो लिक्विड नहीं होते हैं। उसका प्राइस एप्रिसिएशन का कोई भी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते आज। मे बी आपके पास एक लैंड या बिल्डिंग या कोई फ्लैट पे आप इन्वेस्ट किए होंगे तो उस फ्लैट का प्राइस नेक्स्ट 20 ईयर्स बाद कितना होगा ये आज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप एक एप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं बट दैट इज नॉट इवन नियर टू द रियलिटी। और एक चीज बोलना चाहेंगे कि लैंड, वैकेंट लैंड का एप्रिसिएशन ज्यादा होता है पर बिल्डिंग का, फ्लैट का प्राइस एप्रिसिएशन उतना ज्यादा नहीं होता है क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन भी रहता है। आइए अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे आप जो 60% ऑफ योर नेट वर्थ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसे आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस में या बिजनेस पे बिजी रहते हैं, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते या इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्ट तो कर रहे हैं पर उतना ज्यादा रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। तो उनके लिए कौन सा रास्ता खुला है? डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कीजिए। देखिए कौन सा फंड लास्ट 10 ईयर्स या 20 ईयर्स से अच्छा रिटर्न बना रहा है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो फंड फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर सबसे ज्यादा रिटर्न बनाया है वो शायद नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। इसलिए लास्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 20 ईयर्स का डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट टाइम डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन चूज कीजिए, उधर पे थोड़ा बहुत रिटर्न ज्यादा मिलता है रेगुलर प्लान से। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, कोई ब्रोकर के साथ ना जाकर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट है उधर पे जाइए, जाकर इन्वेस्ट कीजिए, अपना SIP कीजिए, अपना लंप सम इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। कोई भी म्यूचुअल फंड जो आपका पसंद है आप उसका वेबसाइट पे जाइए और अपना इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं। नंबर 3, इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे कभी भी मत डरिएगा क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि 2007-8 का जो ड्रॉप हुआ था उसका हाई पे भी अगर कोई इन्वेस्ट किया होता तो वो भी आज अच्छा खासा रिटर्न्स बना रहा है, वो भी आज बैंक FD रिटर्न्स को बीट कर रहा है। और म्यूचुअल फंड्स बोलिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलिए, जो भी है इक्विटी एसेट क्लास को कोई और एसेट क्लास बीट नहीं कर सकता। आप गोल्ड का शायद बात कर सकते हैं पर गोल्ड भी उतना ही रिस्की है जितना इक्विटी है। द रीजन इज गोल्ड में भी फ्लक्चुएशंस होता है। अभी शायद आप बोलेंगे कि गोल्ड तो सेफ है, अगर मार्केट गिरेगा तो गोल्ड बढ़ेगा। मार्केट अगर गिरेगा, आप अगर ये सोच के इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। आप थोड़ा सोच कर देखिए लास्ट 1-1.5 साल में मार्केट कितना रिटर्न दिया है। अगर कोई फंड क्रिएट करना है, अगर आपको रिटर्न जनरेट करना है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज योर बेस्ट फ्रेंड। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंश्योरेंस भी तो इन्वेस्टमेंट है। आंसर है नहीं, इंश्योरेंस आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंश्योर कर रहा है कि आगे चलते हुए कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो उस रिस्क से आपको बचा रहा है। तो बहुत सारे लोग हर महीना एक बड़ा अमाउंट इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सही नहीं है। कोशिश कीजिए अपना इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट ना मानने का। ये आपको रिटर्न्स मैक्सिमम 4 to 5% ही बनाकर देगा जो आपका FD रिटर्न से भी कम है। पहले क्या होता था, पहले का दिनों में आपके पास ऑप्शंस नहीं था, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं था। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट को लेकर लोगों के अंदर गलत भावनाएं थे, तो दैट टाइम लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह मानते थे। बट ये सही नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली नहीं है। और आखिर में एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि इन सब के बाद भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से आप हेल्प लीजिए। आप अपना पोर्टफोलियो को दिखाइए क्या प्रॉब्लम है, जो कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रजिस्टर्ड एडवाइज़र को दिखाइए।
वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आपको वन टाइम फी देना पड़ेगा, बट डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू फॉर थ्रू आउट योर लाइफ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।